तो कल हम लोग गुप्त काल पे बात कर रहे थे, है ना। बट बात कुछ भी गुप्त तरीके से नहीं हुई थी, है ना। सब कुछ ऑन रिकॉर्ड था, है ना। और राजनीतिक जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, समाज अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कुछ पहलू थे, संस्कृति में जितने भी पहलू थे वो सारी बातें एक बार आपको बताई गई। चाहे वो कला से जुड़ा हुआ स्थापत्य हो, मूर्ति कला, चित्रकला, धर्म, जितनी प्रमुख प्रमुख बातें थी वो सब बताई गई आपको। कभी कभी गुप्त काल को लेकर के एक स्वर्णयुग जैसा शब्द सामने आता है ना। बस थोड़ी सी उसकी एक समझ में आपको दे दूं तो फिर इस टॉपिक की विदाई हो जाएगी, है ना। मतलब प्रस्थान करेंगे फिर इससे आगे। एक वर्ड यूज किया जाता है गोल्डन एज या स्वर्ण युग। कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहे या ना कहें, ऐसे क्वेश्चन सामान्य अध्ययन में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा है। क्या हुआ? असाइनमेंट में था ये क्वेश्चन? अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं सामान्यतः नहीं पूछे जाते। मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको बताना ही तो चाह रहा हूं मैं, ठीक है ना। क्योंकि इसका ना कल्चरल कोनोटेशन निकल कर आता है। ये संस्कृति से जुड़ा हुआ एक वो एंगल हो जाता है इसमें, ठीक है। तो यदि कुछ उस तरह से पूछ ले, ठीक है ना। बस खाली समझना है आपको। स्वर्णयुग बता दिया है आपको हमने, है ना, कि ये होता क्या है। तो स्वर्णयुग का जो सेंस लिया जाता है वो एक विकास के मापदंड से लिया जाता है। स्वर्णयुग का जो सेंस लिया जाता है वो विकास के मापदंड से लिया जाता है, ठीक है। कि किसी काल में जब हम कहते हैं ना गोल्डन एज, ठीक है, तो किसी काल में राजनीतिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, सांस्कृतिक क्षेत्र है। तो अलग अलग क्षेत्रों में विकास का पैमाना, ठीक है। किसको, जैसे मान लो मौर्य काल राजनीतिक मामलों में साम्राज्य विस्तार, प्रशासन के मामले में, ठीक है, और कला के मामले में भी कह सकते हैं उसे हम, है ना। मौर्योत्तर काल को हम अर्थव्यवस्था के मामले में और मूर्तिकला के मामले में कह सकते हैं हम। एक काल जिसने विकास के एक अच्छे स्तर को प्राप्त, समझ में आ रही बात सभी को ना। जैसे मौर्योत्तर काल में मूर्ति कला एक चरम पे थी वो, और आर्थिक विकास भी प्राचीन भारत में देखोगे आप। मौर्य काल की बात करें हम, ठीक है, तो बहुत ऑब्वियस है कि मौर्य काल में राजनीतिक सिस्टम जो था उनका, उसका कोई मैच नहीं है। आज भी उसके इम्पैक्ट की बात की जाती है। और बहुत हद तक कला के मामले में भी जो राजकीय कला था उसका भी अपना एक स्टैंडर्ड तो था ही, जितना संभव था, है ना। तो हर काल की कुछ खास बातें हैं। गुप्त काल की जब चर्चा होती है तो जो गुप्त राजवंशों की तारीफ करने वाले विद्वान हैं वो कहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में यह अद्भुत काल था, आर्थिक क्षेत्र में महाअद्भुत काल था, सामाजिक क्षेत्र में तो पूछो ही मत, मतलब, ठीक है ना, विकास की इसने सारी ऊंचाइयों को छू लिया था। तारीफ करने वाले ऐसे तारीफ करेंगे, हमें जाना नहीं कौन करता है कौन नहीं करता है। हमें जब पूछा जाए गोल्डन एज क्या है, तो भाई विकास के एक मापदंड, ठीक है ना, विकास का एक स्तर अलग अलग क्षेत्रों में। और इस अर्थ में इतिहास में किसी कालखंड को हम स्वर्णयुग कहते हैं नहीं कहते हैं, ठीक है। गुप्त काल में कोई दो राय नहीं कि सांस्कृतिक क्षेत्र में, जैसे साहित्य के क्षेत्र में, हिंदू धर्म के क्षेत्र में, ठीक है, देखा जाए तो, है ना, मंदिर स्थापत्य के क्षेत्र में देखा जाए, सहिष्णुता की बात करनी है आपको, अजंता चित्रकला की बात करें हम, है ना, 4-5 ऐसे क्षेत्र हैं, ठीक है, जो मतलब आज भी उसका प्रभाव हूबहू वैसे ही कहीं ना कहीं हम, आ रही बात समझ में। तो जो स्वर्णयुग आपसे कहा गया लिखने के लिए, आपको डिबेट में नहीं जाना था भाई। स्वर्णयुग से जो आशय है आप सामान्य तरह से लेना है, सामान्य अध्ययन के स्टूडेंट को। किसने क्या कहा उससे मतलब नहीं, ठीक है। किसने, किस विद्वान का तो शुरू से कोई मतलब नहीं रखा हमने। कौन सा विद्वान क्या ओपिनियन दे रहे हैं उसका कोई आपके लिए मायने नहीं रखता है।
कि भाई इतिहास के किसी कालखंड में स्वर्ण युग से आशय होता है, विकास के स्तर को देखा जाता है इसके अंतर्गत। और कोई दो राय नहीं कि सांस्कृतिक मामलों में गुप्तकाल ने, संस्कृति के कुछ क्षेत्रों में गुप्तकाल ने एक विकास के उच्चतम स्तर को प्राप्त तो किया ही था। ठीक है, और फिर हम उनके बारे में क्या खास बात थी थोड़ी थोड़ी हम बता देंगे। तो थोड़ी समझ में आ रही है बात? देखो, राजनीतिक मामलों में हम क्या देखते हैं, मौर्यों से तुलना करें तो उतना बड़ा साम्राज्य तो था ही नहीं इनका, सेंटर का कंट्रोल भी कम था। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि प्राचीन काल में एकदम सर्वोच्च था। ये कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते ना। सामाजिक मामलों में ऐसा तो नहीं कि कुरीतियां दूर हो गई, ऐसा था क्या कभी समाज में? नहीं रहा ना। तो सामाजिक असमानता है, भेदभाव, छुआछूत, दास प्रथा, वो सब है। कुछ कुछ थोड़ा बहुत सकारात्मक चीजें दिखेंगी, थोड़ी बहुत आपको है। ठीक है, आर्थिक मामलों में हम कहीं ना कहीं गुप्त काल के अंत तक आते आते व्यापार, वाणिज्य, शिल्प वगैरह में गिरावट के संकेत, आम लेनदेन में सिक्कों के गिरावट के संकेत। और कोई भी ऐसा काल नहीं होता इतिहास का कोई भी ऐसा काल नहीं होता है इतिहास का जहां आर्थिक असमानता न हो। क्या आज असमानता नहीं है? क्या आज भी असमानता है? आ रही बात समझ में सभी को? तो आज भी असमानता है। ठीक है, तो किसी भी काल को, बट फिर भी हम क्या देखते हैं कि विकास का स्तर, तो आर्थिक विकास के मामले में मौर्योत्तर काल, शहरों की बात करें हम, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड की बात करें हम, शिल्पों की बात करें हम, तो मौर्योत्तर काल को एक ऊंचाई वाला काल माना जाता है प्राचीन भारत में। राजनीतिक मामलों में मौर्य काल को माना जाता है। सामाजिक मामलों में कोई वैसा काल हो नहीं सकता, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है तो हम ऋग्वेद को मान लेंगे, जहां सामाजिक कुरीतियां वगैरह नहीं थी, सबको सारे अधिकार थे। समझ में आ रही है बात? यदि मानना चाहे तो ऋग्वेद को मान लेंगे। ठीक है, मूर्ति कला के मामले में यदि देखा जाए तो मौर्योत्तर काल निश्चित तौर पे। ठीक है ना, तो अलग अलग काल का, प्राचीन काल में विकास का एक अच्छा खासा पैमाना। मंदिर स्थापत्य के मामले में, हालांकि मंदिर स्थापत्य अभी अगले काल में जब हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें ज्यादा विकास आपको दिखेगा, बट चूंकि लिखना भी तो है, सब छोड़ ही देंगे कि ये नहीं लिखेंगे तो फिर लिखेंगे क्या हम आंसर में? लिखने के लिए रास्ता बनाया जाता है ना। हिंदू धर्म की बहुत सारी विशेषताएं इस काल में उभर कर सामने आती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि एकाएक किसी काल में उभर कर आए, उसके आधार बन रहे होते हैं पहले से। ये सब आर्गुमेंट का हिस्सा होता है। तो धर्म के मामले में, मंदिर स्थापत्य के मामले में, साहित्य के मामले में, इवन वैज्ञानिक साहित्य के मामले में, धार्मिक साहित्य के मामले में, नाटक साहित्य, वहां तो आप ठीक से जिक्र कर सकते हो तीनों को अलग अलग बना करके। आप आज भी इसको हम एक मतलब उदाहरण के तौर पे लेते हैं। क्लियर सभी को? ठीक है, और बाकी जैसे आपको याद होगा मॉडर्न इंडिया में भी बहुत सारे डिबेट होते थे हिस्ट्री में, तो हम डिबेट में किसने क्या कहा उसको हम छोड़ देते थे। यहां पे भी इसके वैसे भी कोई मतलब नहीं है हमें। तो कितने लोगों ने लिखा असाइनमेंट? वेरी गुड। क्या इस दिशा में असाइनमेंट था क्या? लगभग। कोई बात नहीं, आपने अपने तरीके से लिखा है ना। ये ओपन क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम, यदि आपने आर्गुमेंट किया, कुछ भी अपनी बात कही है तो लेट्स सी ना। यही तो देखो असाइनमेंट का क्या है, आप लिखिए ना, यही तो इंपॉर्टेंट बात है इसका, कि आप डरिए नहीं यहां पे। अब कहिए अपनी बात जो आपको समझ में आ रही है, अंदर नहीं रखना, उसे निकाल देना है कॉपी पे, है ना। ठीक है, सिलेबस में हमने आपको एक गुप्तोत्तर काल और एक पूर्व मध्य काल, ठीक है, दो टॉपिक और हमने आपको कहा था कि भाई पढ़ना है हमें, है ना। जरा उसका एक खाका खींचते हैं हम लोग। पहले समझ लेते हैं इसको, फिर हम गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्य काल। गुप्तोत्तर काल जब हम कहते हैं तो 550 से 750 ईस्वी, ठीक है। गुप्तोत्तर मतलब गुप्तों के बाद कोई भी काल, बट सुविधा के लिए इसे 550 से 750, जैसे मौर्योत्तर काल हमने कहा। जल्दी मौर्योत्तर काल का क्वेश्चन नहीं आएगा आपको,
वहां आएगा दूसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी। एग्जामिनर को पता है कि फिर ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो जब आ जाए वैसा क्वेश्चन, गुप्तोत्तर काल का मतलब गुप्तों के बाद जहां तक ले सकते हैं ले लें हम। ये दो डिवीजन नाम जो मैं दे रहा हूं सुविधा के लिए दे रहा हूं, समझ में आ रही है बात? वरना केवल गुप्तोत्तर काल का मतलब 750 पे नहीं रुकेगा, आगे भी चल ले जाओ जहां तक ले जा सकते हो आप खींचिए। इसमें टॉपिक देखा जाए उत्तर भारत में तो मेनली हर्षवर्धन, जिसकी बात अभी करेंगे हम, और दक्षिण भारत में चालुक्य और पल्लव। पल्लवों का दायरा थोड़ा और आगे तक भी है। चालुक्यों का शासन रहेगा महाराष्ट्र आंध्र, जहां सातवाहनों का शासन था। पल्लवों का शासन वहां होगा जहां चोलों और पांड्यों का शासन था संगम काल में। ठीक है, बट मैं अभी इसकी बात करूंगा आपसे। अभी दक्षिण भारत के इतिहास में एक साथ अभी कराऊंगा आपको, शुरू करूंगा तो वहां उस क्रम में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, समझ में आ रही है बात सभी को? इस अवधि में हम इन 3 राजवंशों पे बात करते हैं एक समझने के लिए। अब जब पूर्व मध्य काल में आएंगे हम 750 से 1200 ईस्वी, बस अभी समझ लीजिए आप एक बार, लिखवाना तो है ही मुझे। उत्तर भारत में जैसे हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन के बाद थोड़ा एक सिस्टम, बहुत मतलब जानकारी नहीं है कि किसका शासन रहा नहीं रहा, कुछ कुछ उल्लेख मिलता है, मैं भी बता दूंगा आपको कि भाई किसका रहा है ना। बट उत्तर भारत में मेनली प्रतिहार, और जब प्रतिहार कमजोर पड़ जाएंगे 10वीं सदी के अंत तक, तो गुजरात में चालुक्य सोलंकी, ठीक है, राजस्थान में चौहान, ठीक है, उत्तर प्रदेश वाले इलाके में बात करें कन्नौज में गहरवाल या राठौर, बुंदेलखंड में चंदेल, मध्य प्रदेश का ही जो मालवा का इलाका है वहां एक परमार आएगा जो राष्ट्रकूटों का सामंत रहा हुआ, मैं बताऊंगा वहां पे परमार। जबलपुर वाले इलाके में चद्दी राजवंश, कलचूरी के चद्दी, और बंगाल की तरफ आ जाएं, बिहार बंगाल की तरफ आ जाएं तो पाल वंश, सेन वंश। कश्मीर में उत्पल वंश, कारकोट वंश, लोहार वंश। पाकिस्तान वाले इलाके में शाही वंश, और सिंध वाले इलाके में, पाकिस्तान के सिंध वाले इलाके में ब्राह्मण वंश। हम रेफरेंस केवल लेंगे इन वंशों का, पहले प्रतिहार और फिर भारतीय इतिहास का। ये बहुत चुनौती वाला टॉपिक है, ये मैं सब लिखाऊंगा, लिखिएगा कुछ भी मत अभी आप। आपको एक झलक दिखा रहा हूं मैं, झलक दिखला जा गाना बहुत हिट हुआ था कभी, है ना। ये भारतीय इतिहास के सबसे चुनौती वाले टॉपिक में एक है। कोई इसको पढ़ना शुरू करे तो इतिहास छोड़ के भाग जाए वो, कि मैं पढ़ूंगा ही नहीं इतिहास, है ना। यहां पे भी एक सिस्टम है कि क्या हमें पढ़ना है, छोड़ना तो चलिए छोड़ ही दीजिए आप, वो मैं अपने साथ साथ कराऊंगा आपको। उत्तर भारत में इसी अवधि में उत्तर भारत में अरबों का भी आक्रमण होगा, अरब आक्रमण सिंध में। महमूद गजनवी का आक्रमण होगा, महमूद गजनी का आक्रमण, ठीक है, 17 बार उसने आक्रमण किए थे, ठीक है, और उसमें 1-2 आक्रमण का उल्लेख करेंगे हम। और लास्ट में मोहम्मद गौरी का आक्रमण होगा अफगानिस्तान से, ठीक है, और गौरी के द्वारा उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत नामक, मतलब गौरी नहीं, उसके एक सेनापति हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो 1206 से आगे एक अलग घटनाक्रम हम उत्तर भारत में मोटे तौर पे इस्लामिक शासक हैं, और धीरे धीरे फिर हम देखेंगे प्रारंभिक तुर्कों के बारे में, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ऐसे करके फिर मध्यकाल के अलग अलग टॉपिक पे हम, वैसे इसको भी मध्यकाल में ले सकते हैं, पूर्व मध्यकाल को भी, ठीक है, इसको भी लिया जाता है कभी जिसको लेने वाले, बस संक्रमण वाले फेज में इसको रख के चलते हैं, ठीक है। तो अभी हम इस 2 टॉपिक पे हम, इसमें पहले हम अभी इसकी बात करेंगे। और दक्षिण भारत में जब हम बताएंगे आपको हम इसी अवधि में, तो पहले ये दोनों बता देंगे आपको,
इसके बाद जो अलग अलग राजवंश आए हैं उसका दो दो तीन तीन लाइन का परिचय है कि जैसे चालुक्यों के बाद राष्ट्रकूट आए, राष्ट्रकूट के बाद कल्याणी के चालुक्य आए, पल्लवों के बाद चोल है, वहां ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। और इस तरह से उन राजवंशों के बारे में भी एक परिचय। तो ये तो होगा राजनीतिक परिचय। इसी में एक सामंतवादी व्यवस्था बता देंगे आपको हम क्या है, और थोड़ा उसका इंपैक्ट बता देंगे आपको हम। जरूरी भी है जानना, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं उससे भी प्रारंभिक परीक्षा में। और इसके बाद इस काल में हम कल्चर में हम स्थापत्य, चित्रकला और मूर्तिकला, और जब स्थापत्य की बात करेंगे तो यहीं पे नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, मंदिर निर्माण की तीन शैलियां हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। चित्रकला के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल रही है हमें यहाँ पे, लघु चित्रों के बारे में, गुफा चित्रों के बारे में वो ले लेंगे हम। मूर्तिकला पहले की तरह ही है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ चेंजेस आएंगे, वो हम जिक्र कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और जब ये पूरा एंड, ये टॉपिक हमारा एंड हो जाएगा, उसके बाद प्राचीन भारत में साहित्य, ठीक है, प्राचीन भारत में साहित्य, उसमें अलग से विज्ञान साहित्य के बारे में एक परिचय देंगे आपका हम कि देखो कैसे कैसे हमने पढ़ा है, वहां नोट्स का भी सपोर्ट लेंगे। भारतीय संस्कृति का एशिया में प्रसार, उसका एक खाका खींचेंगे हम। प्राचीन भारत में शिक्षा, उसके बारे में एक आउटलाइन बनाएंगे। प्राचीन भारत करके दो चार चीजें हम एंड करेंगे हम। उसी में आर्किटेक्चर का भी एक खाका बना देंगे हम, पेंटिंग का भी, मूर्तिकला का भी। जैसे मान लो पूरे प्राचीन भारत को लेकर पूछा जाए तो क्या हो सकता है, रॉक कट आर्किटेक्चर या इस तरह की जो जो हमने पढ़ा, जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है क्या फ्रेम करेंगे उसमें हम, ठीक है। इसकी भी एक आपको समझ दे दी जाएगी। क्लियर ना? एक परिचय सा था ये, लिखें आप जरा। शीर्षक दे दें आप कि गुप्तों के पश्चात, गुप्तों के पश्चात ब्रैकेट में कर लीजिए आप 550 से 750 ईस्वी, कालखंड थोड़ा हमने इसलिए बता दिया आपको ना, कभी आपसे पूछ दे कि 6ठी सदी के मध्य से 8वीं सदी के मध्य के बीच भारत में सांस्कृतिक विकास, भारत में स्थापत्य के विकास, ठीक है, तो ये तो पता रहे कि ये तीन के कम से कम बात करें। समझ में आ गई बात? बस इसीलिए केवल इतनी बात बताई आपको हमने कि कभी कह दे तो बात किसकी करें हम इसमें, हम भाई इन तीन राजवंशों के बारे में जो जानकारी है हम वहां रख देंगे, जितनी जानकारी है। इसकी संभावना रहेगी एग्जाम में, ठीक है। पहला पॉइंट लिखें आप कि गुप्तों के पतन के पश्चात उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय, छोटे छोटे राज्यों का उदय। जैसे लिख लें आप, मगध में उत्तर गुप्त वंश, उत्तर गुप्त वंश, कन्नौज में मौखरी वंश, मौखरी वंश लिखें। हरियाणा के थानेश्वर में वर्धन वंश, हरियाणा के थानेश्वर में वर्धन वंश, ठीक है, वर्धन वंश, कॉमा देकर लिखें आप। बल्लभी में मैत्रक वंश, बल्लभी गुजरात में पड़ेगा, बल्लभी में मैत्रक वंश, कॉमा पंजाब,
राजस्थान के कुछ क्षेत्रों, पंजाब एवं राजस्थान के कुछ क्षेत्रों पर हूणों का शासन इत्यादि। अभी क्या हुआ था, इस अभी जो लास्ट प्रीलिम्स हुआ था ना, उसमें इन राजवंशों को दिया था मैच करने के लिए, मतलब एक तरफ नाम थे और एक तरफ एरिया दिया गया था। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन है, बट ध्यान रखना एक होता है कि जैसे शुरू से इस बात पे बल है कि भाई आप क्रम बना के चलिए आप इसको, है ना। पिछले 2 बार से मतलब पूर्व मध्यकाल से कुछ न कुछ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग पे सवाल इस वाले खंड से अरेंज वगैरह करने के लिए ही आ रहा है। इतने शासक हैं, एक साल में भी याद ना हो। केवल चोलों ने 400 वर्षों तक शासन किया है। ठीक है, तो जहां जरूरत के हिसाब से कोई प्रमुख शासक है, कहीं पे संस्थापक जरूरी है, कहीं पे जो जो काम की बातें जिसके लिए जाना जाता है, थोड़ा बहुत क्रम तो बनना ही चाहिए, क्योंकि कल्चरल हिस्ट्री में आपको क्रम हेल्प करता है। किसके बाद किस क्षेत्र पे किस राजवंश का शासन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, आगे लिखें आप। शीर्षक देते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी। देखिए आप, पहला पॉइंट, गुप्तों के पतन के पश्चात उत्तर भारत में हर्ष के नेतृत्व में अपेक्षाकृत एक बड़े राज्य की स्थापना जिसमें पंजाब, देखिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ भूभाग, पर इसका प्रत्यक्ष नियंत्रण तथा बड़ी संख्या में शासक इसकी अधीनता स्वीकार करते थे। बड़ी संख्या में शासक इसकी अधीनता स्वीकार करते थे। और भी शासक थे जो इसकी अधीनता स्वीकार करते थे। देखो आप अगला पॉइंट लिखो आप, हर्षवर्धन थानेश्वर के वर्धन वंश का था। और वैवाहिक संबंधों के कारण कन्नौज पर भी इसका प्रभाव ठीक है, वैवाहिक संबंधों के कारण, कॉमा देके लिखें, कन्नौज को केंद्र बनाकर ही इसने उत्तर भारत पर शासन किया।
कन्नौज को केंद्र बनाकर ही इसने उत्तर भारत पर शासन किया। ठीक है, उत्तर भारत पर शासन किया। ध्यान रखने वाली बात यह है यहां पे कि अब तक उत्तर भारत की राजनीति में पाटलिपुत्र जो है सत्ता का केंद्र हुआ करता था। पाटलिपुत्र का स्थान खास करके हर्षवर्धन के समय से कन्नौज, और लगभग समझ लो 1200 ईस्वी तक कन्नौज का महत्व उत्तर भारत में बना रहेगा। कन्नौज के बढ़ते महत्व का कारण यह बताया जाता है कि एक तो गंगा यमुना दोआब के मध्य में पड़ जाता है ये, क्योंकि आय का सबसे बड़ा स्रोत था किसानों से भू राजस्व। तो उस दृष्टिकोण से मतलब बहुत बीच का एकदम इलाका हो गया, ताकि आप वहां कंट्रोल है आपका, तो आप आसानी से आप आसपास के इलाकों को नियंत्रण में रख पाएंगे। दूसरा, उस समय थोड़ी ऊंचाई पे भी था, मतलब कन्नौज के बारे में कहा जाता है। ठीक है, और जब वाणिज्य व्यापार का महत्व घटा तो कृषि उपज का महत्व बढ़ा, है ना। हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के बाद कुछ वंश और आएंगे, और आगे चल करके कन्नौज पे नियंत्रण को लेकर के एक त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, एक दो लाइन उसके बारे में बताएंगे। तो कन्नौज के आर्थिक सामरिक महत्व के कारण इसका इंपॉर्टेंस बढ़ा था हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन इसको अपना कैपिटल बनाया और इसी को बेस बना के उत्तर भारत पे शासन। ठीक है, आगे लिखें। हर्ष के प्रशासन पर गुप्तों का प्रभाव, हर्ष के प्रशासन पर गुप्तों का प्रभाव, कॉमा लेके लिखें आप, गुप्तों का प्रभाव लिखे। हालांकि अधिकारियों को भूमि दान के रूप में वेतन देने की प्रथा की शुरुआत भूमि दान के रूप में वेतन देने की प्रथा की शुरुआत। ठीक है, कॉमा देके लिखें आप, मतलब नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, लिखें कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण काल कॉमा देके लिखें इसी में, दरबारी कवि बाण भट्ट ने हर्षचरित एवं कादंबरी नामक पुस्तक की रचना की। कादंबरी, नेक्स्ट लिखें। हर्षवर्धन को 3 नाटकों का लेखक माना जाता है। हर्षवर्धन को 3 नाटकों का लेखक माना जाता है। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका।
कुछ लोग कहते हैं कि भाई किसी विद्वान से इसने लिखवा लिया था कुछ पैसे वैसे दे करके और अपना नाम। तो वैसे भी जो बड़े लोग होते हैं, मतलब लिटरली जो बहुत एक्टिव हैं, उनके पास इतना टाइम तो होता नहीं कि बैठ के लिखें। वो सब गांधी जी तो है नहीं। गांधी जी अपने एक एक मिनट का सदुपयोग करते थे। और थोड़ा उस समय ये भी था कि जैसे जेल में चलेगा तो काम ज्यादा रहता नहीं था ना, मतलब आप फिर इसका रिमोट दे दीजिएगा मुझे जरा, है ना? ठीक है। तो जेल में मतलब जैसे आप पढ़ने लिखने के लिए लोग, जैसे नेहरू जी, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, सब जेल में जाते थे तो वहां बैठ के कुछ अपना बौद्धिक काम। सोचो सरकार इतनी अनुमति देती थी, आप किताब वगैरह ले लीजिए। आप चूंकि राजनीतिक बंदी थे ना, आप अपराधी तो थे नहीं। अच्छा, आज राजनीतिक बंदी भी हो, कोई जेल में जाएगा, ठीक है, कम से कम पढ़ने का काम तो वहां पे करेंगे क्या? वहां से भी ऑपरेट करना शुरू करेंगे। और बीच में तो कुछ ऐसा समय था, अभी इधर का तो नहीं कह सकते, सुनने में आता था कि सारे जो बड़े बड़े अपराधी हैं वो जेल में ही रहना पसंद करते हैं कि एक तो जेल सुरक्षित होता है और वहां से वो अपना पूरा ऑपरेट। सुनने वाली बात है, मैं कह नहीं सकता हूं दावे के साथ, ठीक है। हाँ, बीच में कुछ ऐसा भी होता था कि भाई जैसे किसी को परेशान करना हो बहुत ज्यादा, से मान लो कि आपने बहुत समस्या क्रिएट कर दी, ठीक है ना, तो जेल से फोन आ गया, पुलिस वाले को बता दिया जाएगा भाई उसके नंबर पे जेल से फोन आया है किसी अपराधी का, है ना। पुलिस वाले बोले अच्छा तुम नेटवर्क चलाते हो, गैंग चलाते हो? नहीं, तुम्हारे पास फोन आया है। बस हो गया काम उसके बाद। तो इस तरह के रैकेट लोग सुनने में आता है कि वैसा रैकेट, बट कितना सही है कहना मुश्किल है। तो हर्षवर्धन को 3 नाटकों का लेखक माना जाता है। अगला पॉइंट लिखें, हर्षवर्धन के शासनकाल में ही वेन सांग, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर नाम, हर्षवर्धन के शासनकाल में ही वेन सांग नामक चीनी यात्री की भारत यात्रा, ठीक है, वेन सांग नामक चीनी यात्री की भारत यात्रा, कॉमा देकर लिखो, बौद्ध धर्म को जानने, बौद्ध साहित्य के अध्ययन के उद्देश्य से कॉमा नालंदा महाविहार में लंबे समय तक रहा। नालंदा महाविहार में लंबे समय तक रहा और देश के अलग अलग हिस्सों की यात्रा भी की। ठीक है, हमने बताया था विंसन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्य शर्मा की किताब के आधार पे ही 4-6 पॉइंट्स में इसमें लिखवा दे रहा हूं इसके बारे में, ठीक है, उसी की बेसिस पे, ताकि एक सपोर्ट सा बना रहेगा आपके लिए। पॉइंट्स में लिख लीजिए आप इसके बारे में कि हर्ष आय को 4 भागों में खर्च करता था। ठीक है, आय को 4 भागों में खर्च करता था, जिसमें 2 भाग विद्वानों एवं धार्मिक कार्यों पर
ठीक है, ये बता रहा है कि जो इनकम होती थी 4 भागों में खर्च करता था वो। एक तो अपने ऊपर खर्च कर लिया, एक अधिकारियों के वेतन पे, बट एक हिस्सा धर्म पे खर्च कर रहा है और एक हिस्सा विद्वानों पे खर्च कर रहा है। इसीलिए इस पॉइंट को उठाया हमने, यानी कल्चरल एक्टिविटीज को वो कहीं ना कहीं एक प्रमोट तो कर ही रहा है वो। आगे लिखें आप, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं, वेन सांग को भी लूटपाट, लुटेरों का सामना करना पड़ा। इसको लूटा गया था बेसिकली, तो थोड़ा ठीक से लिखना पड़ता है ना, कि हर्षवर्धन की बड़ी तारीफ करता है कि नहीं ये मुझे बहुत ध्यान रखता था, है ना, लूटा गया था इसे, ठीक है। देखा होगा लोगों ने कि भाई लूट लो इसे, बाहर से आया है, देखिए, है ना, क्या मिला होगा पता नहीं, खुद भिक्षु जैसा था, मतलब ये, है ना, चीनी यात्री। तो ये एक राजनीति का एक थोड़ा सा सेंस जैसा आ गया इसमें, है ना। आगे लिखें आप, इसी में वेन सांग के बारे में ही लिखें कि समाज में भेदभाव एवं छुआछूत का उल्लेख, ठीक है। जैसे ये भी कहता है जो चांडाल थे और जो अछूत वर्ग थे वो मुख्य आबादी से अलग रहते थे, लहसुन प्याज खाते थे, मांस खाते थे, और आने के पहले वो आवाज कराते थे ताकि किसी की छाया उसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह की जानकारी की विदेशी यात्री दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि छुआछूत का एक प्रचलन निश्चित तौर पे ध्यान खींचने वाले लेवल पे तो रहा ही होगा। एक और पॉइंट लिखें आप कि शूद्रों का कृषक के रूप में उल्लेख, शूद्रों का कृषक के रूप में उल्लेख, ठीक है। नेक्स्ट लिखें आप, आम लेन देन में कौड़ियों का प्रचलन, कौड़ियों का प्रचलन। नेक्स्ट, पटना, वैशाली, पाटलिपुत्र, वैशाली इत्यादि शहरों के पतन की जानकारी, नेक्स्ट, नालंदा की प्रशंसा, नालंदा महाविहार की प्रशंसा, शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, आवासीय विद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र आवासीय विद्यालय, है ना। खुद प्रशंसा करता है, इतने भिक्षु थे, इतने छात्र थे, सब बात कहता है इसमें, खुद पढ़ने भी गया था, वहां रहा भी था वो, इत्यादि, है ना। एक और लिख लें पॉइंट, महायान बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का भी उल्लेख, तथा अन्य धर्मों के प्रचलन की भी जानकारी। प्रचलन की भी जानकारी, ठीक है। अब आप देखोगे इसमें
हमने क्या किया, पहला 2 पॉइंट राजनीति पे ले लिया, फिर समाज के पॉइंट ले लिए, फिर अर्थव्यवस्था के पॉइंट ले लिया, धर्म, शिक्षा, बहुत सारी बातें हैं। पर एक एक 2-2 पॉइंट इसलिए ले लिया कि कभी वेनसंग के जरिए से कुछ लिखने की बात आ जाए तो हम राइटिंग में कोशिश करें कि उस समय के सभी पहलू को हम टच कर पाए, यदि संभव है तो। राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सभी पहलू पे कुछ ना कुछ अपनी बातों को हम, समझ में आ रही है बात? जैसे मेगास्थनीज मैंने कहा था आपको, या फायन मैंने कहा है, या अल्बरूनी की बात, हमें इसी तरह का अप्रोच रखना है कि उनके बारे में 4-5-6 बातें, एक एक बात भी सही, एक राजनीति पे, एक समाज पे, एक अर्थव्यवस्था पे एक आइडिया हो, ना कि अर्थव्यवस्था पे ही सारे पॉइंट्स हमारे पास हों। जब किसी के नजरिए से हम इतिहास को लिखते हैं तो इतिहास का मतलब इतिहास के सभी पक्षों को बताने की कोशिश, ठीक है? तो फिर नंबर इसमें थोड़े हटके आएंगे, अदरवाइज एक ही तरह की जानकारी देने पे नंबर एक पक्षी हो जाता है। तो ये ह्वेनसांग से संबंधित जानकारी हो गई आपकी, है ना? 2 इंफॉर्मेशन और है हर्षवर्धन के बारे में जो कल्चर से ही जुड़ा हुआ है और एक इंपॉर्टेंट भी है। लिखें आप जरा, दोबारा से हम हर्षवर्धन पे ही लौट रहे हैं अभी हम लोग, है ना? देखिए आपकी हर्ष प्रारंभिक जीवन में शैव था, प्रारंभिक जीवन में शैव था, शैव संप्रदाय का अनुयायी, लेकिन वेनसांग के प्रभाव में महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी, लेकिन कन्नौज में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए एक सम्मेलन का आयोजन और कई देशों के शासकों को आमंत्रित किया। कई देशों के शासकों को आमंत्रित किया, ठीक है? उसमें बुद्ध की प्रतिमा पूजी गई थी। बुद्ध की प्रतिमा का आकार हर्षवर्धन इतना बड़ा ही था। और फिर वेनसांग ने महायान बौद्ध धर्म के विचार सबके सामने रखा। बहुत सारे विद्वान थे, चुनौती दी कि भाई कोई खंडन करे। कुछ दिनों तक कोई खंडन ही नहीं कर पाया। ऐसे भी नहीं कर पाएगा ना, शासक बैठा हो तो शासक का दर एक अलग होता है। उस दौर में राजा के सामने खंडन करें तो गए फिर आप, ठीक है? फिर कहा जाता है कि भाई सम्मेलन में कुछ किसी शरारती तत्व ने आग लगा दिया। अपने यहाँ शरारती तत्वों की परंपरा पुरानी है, मतलब। और फिर उसके बाद हर्षवर्धन ने कुछ कठोर सजाएं वगैरह दी, मतलब, ठीक है? तो ऐसा एक जिक्र मिलता है कि भाई ब्राह्मणों ने मतलब आग लगा दिया होगा, है ना? पक्के प्रमाण नहीं है उसके, ठीक है? और एक निश्चित अंतराल पे वो प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था और वहां बड़े पैमाने पर दान देता था, ठीक है? तो ये एक जानकारी हो गई कन्नौज वाली। एक और लिखें आप, प्रयाग में एक निश्चित अंतराल पर महामोक्ष परिषद का आयोजन, महामोक्ष परिषद का आयोजन कौमा बुद्ध की प्रतिमा का पूजन, बुद्ध की प्रतिमा का पूजन
और बड़े पैमाने पर दान। इसके बारे में कहा जाता था बहुत दानी शासक था ये, मतलब जो कुछ भी लेकर जाता था या दान के लिए अलग से लेकर जाता था, वस्त्र के अलावा सब कुछ दान कर देता था वहां पे। ठीक है, तो एक परंपरा सी रही है, ठीक है, वहां पे है ना। तो वहां भी बुद्ध की प्रतिमा का पूजन करता है। तो महामोक्ष परिषद जैसी कुछ गतिविधियां हो रही हैं उस समय, है ना। आप देखोगे सारे के सारे पॉइंट कहीं ना कहीं कल्चरल हिस्ट्री से ही हमारे जितनी भी बातों का इसमें उल्लेख किया। ध्यान आ रहा है सभी को ना। इसमें कोई राजनीतिक गतिविधियों का हमने उल्लेख सिवाय शुरू के 1-2 पॉइंट छोड़ करके नहीं किया। और नोट करके लिखो आप, देखो हर्षवर्धन के पश्चात थोड़े समय के लिए कन्नौज में अव्यवस्था, कौमा, इसके पश्चात आयुध वंश का शासन, आयुध वंश। इसमें भी 3 प्लेयर का दाएं बाएं वाली किताबों में उल्लेख मिलता है, मुख्य किताबों में नहीं। वज्रायुध, इंद्रायुध, चक्रायुध, ऐसे करके नाम क्यों लेने दीजिए आप। आयुध वंश का शासन, ठीक है, कौमा 8वीं सदी के मध्य से 10वीं सदी के मध्य तक कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट राजवंशों में त्रिपक्षीय संघर्ष। राष्ट्रकूट राजवंशों में त्रिपक्षीय संघर्ष। ये भी एक चूंकि बहुत महत्वपूर्ण घटना है पूर्व मध्यकाल की, तो कभी भी ना त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है, किन किन राजवंशों के बीच हुआ था, सिंपल सा सवाल। किस पे नियंत्रण को लेकर हुआ था, तो कन्नौज पे। तो कन्नौज का महत्व हमने बताया आपको। कन्नौज पर नियंत्रण का मतलब उत्तर भारत में सबसे बड़े शासक के रूप में माना जाएगा आपको। कन्नौज पर नियंत्रण का मतलब है कि आपके पास भू राजस्व अच्छा खासा होगा। और कन्नौज एक ऐसी जगह पे है जहां से आप इधर दिल्ली, हरियाणा और इधर आप बिहार तक के भूभाग पे भी नियंत्रण बनाकर लगभग उसके मध्य में पड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे महत्व का एक आइडिया रखना है आपने, है ना। अब आप लिखें, आप हम लोग आगे चलते हैं। उत्तर भारत में पूर्व मध्यकाल, शीर्षक देते हैं आप पूर्व मध्यकाल। हम लोग क्या कर रहे हैं, 1200 ईस्वी तक पहले उत्तर भारत को निपटा रहे हैं। निपटाना समझते हैं ना। हाँ, ठीक है, पहले उत्तर भारत का अध्ययन कर रहे हैं हम। ठीक है, मतलब औपचारिक शब्दों में बोले तो अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, है ना। 1200 ईस्वी तक एक फ्लो बना रहेगा आपका। फिर लिख लिया आपने पूर्व मध्यकाल। यहां लिखे आप प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश
प्रतिहारों का जो शासन रहा है वो 8वीं सदी से 10वीं सदी के अंत या 11वीं सदी के प्रारंभ तक। ठीक है, एरिया लिख लीजिए आप इसका। प्रतिहारों का जो शासन रहा है, देखें आप, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। देखो, जो राजस्थान, यूपी और एमपी पे जिसका नियंत्रण है, उसका हरियाणा और दिल्ली पे वैसे ही नियंत्रण है। ये बीच में फिर बच कैसे जाएंगे ये, ठीक है ना। जो आप मैप पे देखोगे, जो राजस्थान पे भी प्रभाव है, एमपी पे भी प्रभाव है, जिसका यूपी के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण है, तो बीच में हरियाणा और दिल्ली उसके पास ही रहना है। ठीक है, ऑटोमेटिक है उसका हिस्सा वो, है ना। तो इन सब इलाकों पे ऐसा नहीं था कि आज के हिसाब से पूरा यूपी इसके पास था या पूरा एमपी इसके पास था। एमपी पे राजपूतों का भी नियंत्रण रहा है मालवा वाले क्षेत्र में, ठीक है, और कभी चालुक्यों का भी रहा है प्रभाव थोड़ा बहुत। तो बट इन हिस्सों पे प्रतिहारों का नियंत्रण था। संस्थापक का नाम लिख लो आप, नाग भट्ट प्रथम। अब कहीं पे मैं संस्थापक, कभी अंतिम शासक, कभी कोई शक्तिशाली शासक, ऐसे करके मैं एक आधा ही परिचय, मेन तो था कि ये वंश कब से कब तक रहा और किस एरिया पे रहा, ये आपको बस ध्यान रखना है। शासक का नाम वगैरह यदि हम ले भी रहे हैं तो कुछ ना कुछ कल्चरल उसका इंपॉर्टेंस है या बहुत ज्यादा पावरफुल रहा है उस दौर में, ठीक है, उस मकसद से ले रहे हैं। अब देखो, एक शक्तिशाली शासक है मिहिर भोज। आठ सौ छत्तीस ईस्वी से 885 ईस्वी तक मिहिर भोज। ठीक है, अब जैसे ये 9वीं सदी के मध्य में हो गया मिहिर भोज। एक ध्यान है, मिहिर भोज जैसे कभी है ना सबसे शक्तिशाली शासक की गिनती होती है, तो एक राजा भोज हैं परमार वंश के, एक मिहिर भोज। ऐसे पता चला 4 लोकप्रिय ऐसे शासक आ गए, 4 वंश आ गया, कहेगा आप मैच करिए आप। अभी ऐसा ट्रेंड चल सकता है। अभी 2 साल में 2 क्वेश्चन आए यहां से, ठीक है। और यहां पे लिखे एक पॉइंट और कि अरब यात्री सुलेमान की भारत यात्रा, अरब यात्री सुलेमान की भारत यात्रा इसी के शासनकाल में, और बंगाल वगैरह भी गया था सुलेमान, है ना। कोई बहुत महत्वपूर्ण लेखक नहीं है लेकिन नाम मिल जाता है किताबों में, नोट करके लिखें आप। देखिए, प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में राजशेखर नामक विद्वान, राजशेखर नामक विद्वान, ठीक है। राजशेखर की वैसे बहुत सारी रचनाएं हैं, 3 का नाम मैं लिखवा रहा हूं यहां पे। देखें आप राजशेखर की रचनाओं के बारे में, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा और बाल रामायण, ठीक है, बाल रामायण।
नोट में एक पॉइंट और लिखें आप कि हर्षवर्धन के पश्चात उत्तर भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य प्रतिहारों का सबसे बड़ा साम्राज्य प्रतिहारों का तथा प्रतिहारों ने भारत में अरबों के साम्राज्य विस्तार को रोका। अरबों के साम्राज्य विस्तार को रोका। ठीक है, इसलिए आपने अरबों के साम्राज्य विस्तार को रोका प्रतिहारों ने। प्रतिहारों को इसलिए याद किया जाता है कि सिंध वाले इलाके में हम आप बात करेंगे अरब आक्रमण की, तो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था और वो गुजरात या दूसरे इलाकों में फैलना चाहता था, बट प्रतिहारों ने अरबों के साम्राज्य विस्तार को रोक दिया। वरना बहुत पहले जो इस्लामिक आक्रमणकारी थे उनका शासन उत्तर भारत पर लगभग फिर 3.5-4 सदी के बाद ही शासन हो पाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे इसे देखा जाता है प्रतिहारों का। ठीक है, अभी हमने बताया कि प्रतिहारों का शासन अलग अलग इलाकों में है ना, जैसे गुजरात है ना, राजस्थान, ठीक है, यूपी, एमपी। जब प्रतिहार कमजोर पड़ जाएंगे तो गुजरात में ही चालुक्य या सोलंकी वंश, राजस्थान में चौहान, यूपी में गढ़वाल और एमपी में बुंदेलखंड के चंदेल, ये कुछ बड़े राजवंश हैं। छोटे छोटे राजवंश भी, जैसे ग्वालियर में कच्छप घाट, ठीक है, दिल्ली में तोमर, कलचूरी के चद्दी और भी राजवंशों का उल्लेख मिलता है। प्रतिहारों के कमजोर पड़ने के बाद इनके अधीन ही काम करने वाले जो सामंत थे उन्होंने छोटे बड़े राज्यों की स्थापना की। ठीक है, अब लिखो आप प्रतिहारों के पश्चात प्रतिहारों के पश्चात लिखो आप गुजरात में चालुक्य या सोलंकी वंश, गुजरात में चालुक्य या सोलंकी वंश, यहां संस्थापक का नाम लिख लें आप, मूलराज प्रथम। संस्थापक याद नहीं रखना है, वैसे कहीं कहीं लिखवा रहा हूं मैं आपको, बस मूलराज प्रथम, मूलराज प्रथम। एक प्रमुख शासक का नाम लिखें आप, भीम प्रथम। भीम प्रथम 1022 से 1064 ईस्वी तक। इसके बारे में लिखें एक पॉइंट कि इसी काल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। इसी काल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। महमूद गजनी जो था वो अफगानिस्तान में गजनी नामक एक जगह का शासक था। भारत पर लूटपाट के उद्देश्य से 17 बार आक्रमण किए, जो आगे लिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, 17 बार उसने आक्रमण किया भारत पर लूटपाट के उद्देश्य से। उसी में एक आक्रमण था उसका सोमनाथ मंदिर पे। कॉमा देके लिखें आप,
इसी काल में मंदिर का पुनः निर्माण भी। ठीक है, आगे लिखें आप कि इनकी पत्नी उदयमती ने रानी का वाव, सीढ़ीदार कुआं होता है ये, उदयमती ने रानी का वाव, सीढ़ीदार कुआं हो गया ये, ठीक है, का निर्माण कॉमा देके लिख लें आप, सीढ़ीदार कुआं 7 मंजिला, दीवारों पर विष्णु के विभिन्न अवतारों का उत्कीर्णन, मतलब दीवारों पे बनाया गया है उकेर करके। ठीक है, तो एक शासक हैं, एक उनकी पत्नी है, रानी का वाव जो है बहुत फेमस है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में आज के डेट में। और किसी रुपए पे भी है क्या रानी का वाव? कितने के नोट पे है वो? शायद है किसी रुपए पे भी, कोई बात 100 रुपए पे है। देखो जिसको श्योर होता है वो तो बोलता है, ठीक है ना, बट साथ में सब मत बोला करना है ना। एक आदत डाल लेना, हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, हमें नहीं ध्यान है तो हम चुप रहेंगे। जिनको ध्यान है वो बोले है 100 रुपए पे है, ठीक है ना, गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो अब जैसे देखो अब रानी का वाव हर 100 रुपए पे है भाई, 100 रुपए का यूज तो भाई हिंदुस्तान में हर व्यक्ति करता ही होगा कभी ना कभी, है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना यूज किया हो। कभी थोड़ा देखने का फुर्सत रहती नहीं, 100 रुपए हैं इतना ध्यान रहता है, 500 है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट करके लिखें आप यहां पे। देखिए सोलंकी काल में ही या सोलंकी शासकों के संरक्षण में हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्वन की रचना की। हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्वन की रचना की। ठीक है, एक विद्वान है। एक लिख लें आप कि सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी भी अफगानिस्तान का एक आक्रमणकारी था, हालांकि बाद में ये सफल रहा और इसी के एक सेनापति ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की उत्तर भारत में, आगे जिक्र हो जाएगा उसका, है ना। तो जहां आपने लिखा है ना प्रतिहारों के पश्चात, वहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आप 11वीं 12वीं सदी, जो शीर्षक दिया था ना थोड़ी देर पहले, 11वीं 12वीं सदी, यानी सबका कालखंड एग्जैक्ट लिखना याद रखना आपके लिए संभव नहीं है, तो एक मोटे मोटे तौर पे जो राजवंशों के बारे में पढ़ रहे हैं ये सब 11वीं 12वीं सदी में हैं। 10वीं तक प्रतिहार थे, प्रतिहार के बाद 11वीं 12वीं सदी में उनके अधिकारी या सामंतों का शासन।
ठीक है, तो गुजरात के सोलंकी के बारे में भी एक आइडिया हो गया। बहुत सारे लोगों ने, गौरव ने तो बहुत बार 100 रुपए लिख दिया। भाई क्या बात है गौरव। टीना ने भी 100 रुपए लिखे हैं अपने ऑनलाइन, है ना 100 रुपए सबके पास। ठीक है, आगे से कोई भी नोट अब आप कभी दें तो एक दो बार देख लिया करें किस पे कौन सा बना हुआ है। और मेरे ख्याल में रानी का बाग जो है वो यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी है। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने भी लिखा था और मुझे भी याद आ रहा है ना। ऐसा है क्या सौरभ भाई? यस। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात, कोरोना जा चुका है। सौरभ भाई ने आज पहली बार मास्क जो है, सौरभ जी ने मास्क हटा दिया ना। कोरोना अब जा चुका है, आप इसको ले सकते हैं संकेत के तौर पे। ठीक है ना। इस तरह से मास्क लगा के आता है जैसे लगता है कि एकदम स्पाइडरमैन की तरह। ठीक है, हाँ। अब जैसे गुजरात में हमने बताया आपको, सोलंकी की बात हो गई। अब जब सोलंकी का पतन होगा तो यहाँ एक बघेला वंश आएगा। गुजरात की राजनीति में आज भी कुछ सोलंकी, बघेला, ये लोग अपना रोल प्ले करते हैं, है ना। और जब बघेला वंश आएगा तो बघेला वंश को ही अलाउद्दीन खिलजी पराजित करेगा। एक खिलजी वंश का शासक है मध्यकाल में, और गुजरात पे कब्जा। ठीक है, तो एक क्रम सा वहां फिर बघेला वंश करा दूंगा मैं आपको कि हाँ सोलंकियों के बाद बघेला आए थे और फिर खिलजी ने कब्जा किया और खत्म कहानी हो गई इनकी। देखिए राजस्थान में हाँ अगला लिखें आप, राजस्थान में चौहान वंश, उनको शाकंभरी का चौहान भी कहते हैं, है ना। चौहान वंश, ठीक है। लिखें, चौहान शासकों ने राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा एवं पंजाब के कुछ इलाकों पर भी शासन किया। ठीक है, लिख लिया आपने, पंजाब के कुछ इलाकों पर शासन किया। इसी में लिखें आप कि दिल्ली पर तोमर वंश का शासन और तोमर वंश को पराजित कर ठीक है, तोमर वंश को पराजित कर दिल्ली पर नियंत्रण। तोमर वंश चूंकि अभी चर्चा में ज्यादा आया था, अभी ऐसी योजना है शायद केंद्र सरकार की कि दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर जो अनंगपाल तोमर थे, जिनके बारे में कहा जाता है दिल्ली को उन्होंने बसाया था, मतलब राजधानी के तौर पे, उनकी कोई बड़ी मूर्ति लगाई जा सकती है, कभी ऐसा पढ़ा है हमने, और अनंगपाल तोमर का। ठीक है, तो चर्चा में चूंकि न्यूज में है और मूर्ति जब घोषणा होगी तो मूर्ति तो बनेगी ही बनेगी। ठीक है, मूर्ति बनने में कोई कोताही जो है मतलब बना दिया जाता है वो तो, मतलब है ना। ठीक है, तो चौहानों ने जो कब्जा किया था दिल्ली पे, तो तोमरों को पराजित करके और फिर चौहानों को पराजित करके, जिसे हम तुर्क कहते हैं, मोहम्मद गौरी दिल्ली पे कब्जा करेगा और फिर दिल्ली से पूरे उत्तर भारत पे शासन होगा। क्योंकि दिल्ली सत्ता का केंद्र बन, राजधानी बन जाएगी उनकी, और पूरे उत्तर भारत पे शासन होगा, तो दिल्ली सल्तनत करके हम अगला राजवंश में बढ़ते हैं हम। इसी में एक शासक का नाम लिखें आप जो बहुत फेमस है, पृथ्वीराज तृतीय। चौहानों में एक शासक हैं, अच्छा, जिनको राजस्थान का एग्जाम देना है वो बहुत विस्तार से पढ़ेंगे अपना वो।
हम उन शासकों का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने मतलब जिनकी एक भूमिका दिखाई पड़ रही है, बड़ी भूमिका है ना। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 वर्ष याद रखना जरूरी नहीं है आपके लिए, बस एक आइडिया कि 12वीं सदी के उत्तरार्ध में है। थर्ड पृथ्वीराज तृतीय देखें आप कि 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया। लेकिन 1192 में द्वितीय युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी ने इन्हें पराजित किया। मैं फिर बता दूं, मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का रहने वाला है, साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से भारत पे आक्रमण कर रहा है वो, ठीक है। वहां भी जिक्र करेंगे, भारतीय इतिहास के निर्णायक लड़ाइयों में से माना जाता है। कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान ने जब गौरी को हराया था और यदि वो गौरी का पीछा करता, उत्तर पश्चिम तक साम्राज्य पर नियंत्रण करता और आक्रमणकारियों को आने से रोकते, तो जैसे प्रतिहारों ने लंबे समय तक अरबों को रोक दिया था, वैसे हो सकता है फिर तुर्कों का साम्राज्य, क्योंकि कहना मुश्किल होता है, होता नहीं हो पाता स्थापित। एक परंपरा थी उस समय राजपूतों में कि भाई शत्रु यदि पीठ दिखाकर भाग रहा है तो उस पर आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है। और जो रानियां हुआ करती थी राजपूत शासकों की, उनके बारे में कहा जाता था, जब शहीद की खबर आती थी कि भाई मारे गए युद्ध में, तो वो पूछती थी पीठ पे कोई घाव तो नहीं है, यानी भागते हुए तो नहीं मारे गए ना, कहने का मतलब है, ठीक है। तो एक दौर था जहां युद्ध को खूब ग्लोरीफाई किया गया है, ठीक है। उस दौर में तो काफी साहसी शासक थे। अब चूंकि होता क्या है, जैसे एग्जाम्पल देकर के मैं बताऊं आपको कि जैसे मान लो कि भाई इस वाले इलाके पे शासन है, राजस्थान है ना, ठीक है। और इधर उत्तर प्रदेश में हमने बताया आपको गढ़वाल वंश है, ठीक है। यहां हमने बताया आपको अभी सोलंकी की बात की, अभी मैंने आपसे बात की ना, सोलंकी वंश या चालुक्य वंश। यहां बुंदेलखंड में आ जाएंगे, यहां चंदेल वंश हो जाएगा आपका। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में कहा जाता है बहुत शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने गढ़वालों को भी पराजित किया था। एक प्रसंग का जिक्र मिलता है कि एक गढ़वाल शासक है जयचंद्र, ठीक है, उनकी पुत्री है संयोगिता, उनका अपहरण कर लिया था इन्होंने, मतलब। और कहा जाता है कि जयचंद्र इस बात से काफी खफा, प्रतिष्ठा का वो विषय था उनके लिए, मतलब। और जब गौरी ने आक्रमण किया तो वो सहयोग कर सकता था, उसने सहयोग नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि गौरी को आमंत्रित ही जयचंद्र ने किया था, पक्के पक्के प्रमाण नहीं है इसके, लेकिन चूंकि महत्वाकांक्षी शासक था, आप इधर भी साम्राज्य विस्तार के लिए चंदेलों पे भी आक्रमण, सोलंकियों पे भी आक्रमण, तो वैसी स्थिति में जब आप किसी से लड़ेंगे तो मदद की उम्मीद क्या है कि भाई महत्वाकांक्षा नहीं, कितना विस्तार कर सकते हैं, वो दौर ऐसा था, ठीक है। तो ये टर्निंग पॉइंट है वैसे भारतीय इतिहास का। ये एक दो इंफॉर्मेशन और लिखें इनके बारे में, लिखें इनके राजकवि चंद्रवरदाई ने, राजकवि हैं इनके पृथ्वीराज चौहान के, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक की रचना की।
और जैनक भट्ट एक और विद्वान हैं, जैनक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। ठीक है, तो प्रतिहारों के पतन के बाद गुजरात में सोलंकी और इस वाले इलाके में चौहान। ठीक है, अब चौहानों को चूंकि गौरी ने पराजित कर दिया है, धीरे धीरे आगे चल करके वो हम बढ़ेंगे तुर्कों के साथ साथ कि कैसे साम्राज्य का विस्तार हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश में या कन्नौज में कहरवाल या राठौर वंश, और यहां के एक प्रमुख शासक हैं, जैसे हमने बताया अभी आपको, जयचंद्र। जयचंद्र लिख लें आप कि 1194 में 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया। जयचंद को पराजित किया, तो यहां पर भी फिर गौरी की सत्ता स्थापित हो जाएगी। चौहान के 2 वर्षों के बाद उसने जयचंद को भी पराजित, ऐसे करके गौरी अपने साम्राज्य का विस्तार करता चला जाएगा भारत में। प्रतिहारों के पतन के बाद बुंदेलखंड में चंदेल वंश, लिखें आप अगला। ये सब 11वीं 12वीं सदी में हैं। ठीक है, और बहुत 200 वर्षों में बहुत सारे शासक होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही शासक होंगे। तो वंश, एरिया और कोई 1-2 प्रमुख शासक की बात कर रहे हैं आपसे। लिखें आप, बुंदेलखंड में चंदेल वंश, संस्थापक का नाम लिख लें नन्नुक। संस्थापक का नाम लिख लें नन्नुक। कुछ प्रमुख शासक का भी नाम लिख लें इसमें। धंग, विद्याधर, धंग, विद्याधर इत्यादि कर दीजिए आप। क्योंकि चंदेलों की जो चर्चा होती है ना, वो मंदिर स्थापत के लिए होती है। जब अभी हम लोग बात करेंगे, है ना, तो वहां फिर थोड़ी बहुत नाम की कभी जरूरत पड़ सकती है आपको। लिखे प्रमुख स्थल, एक और जानकारी लिख लें। प्रमुख स्थल महोबा, महोबा जो थी वो चंदेलों की राजधानी थी। ठीक है, महोबा ब्रैकेट में लिख लें आप कैपिटल। महोबा के बाद लिखें खजुराहो, छतरपुर, ठीक है। और 11वीं 12वीं सदी में ये भी है। फिर आगे जब तुर्कों का अभियान होगा तो इनके विरुद्ध भी अभियान होगा। बीच बीच में आक्रमण हुआ है यहाँ पे भी, लेकिन सरवाइव करते रहेंगे लोग, या प्रतिरोध किया है मजबूती से। सरवाइव भी नहीं किया, प्रतिरोध भी किया, लड़े भी हैं। नेक्स्ट लिखें आप, मालवा में परमार वंश।
या मालवा के परमार वंश। ठीक है, मालवा के परमार वंश। ठीक है, पहला पॉइंट। राष्ट्रकूटों के सामंत एक महत्वपूर्ण शासक का नाम लिखें आप, राजा भोज। राजा भोज 1010 से 1060 ईस्वी तक शासन था इनका, राजा भोज का। 1010 से 1060 ईस्वी तक शासन था राजा भोज का। ठीक है, इनके बारे में लिख लें आप, विद्वान शासक, सरस्वती के उपासक, ठीक है। नेक्स्ट लिखें, राजधानी धार में संस्कृत विद्यालय एवं सरस्वती मंदिर की स्थापना। विद्यालय एवं सरस्वती मंदिर की स्थापना।